बैलेंस बाय वाईजीएस। आज हम फोकस करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें केल्विन साइकिल आती है और हमारे पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस आता है, ये हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाकर उसे जो है वो चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज बन गया, अब प्लांट को चाहिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी किस तरीके से मिलती है? हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और उससे जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। अब चाहे वो प्लांट हो या वो हमारे पास एनिमल हो। तो अब अगर बात करें कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ये बेसिकली दो कंडीशन में टूटता है, जिसमें मेन कंडीशन आती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास कभी अगर मौजूद ना हो ऑक्सीजन, कोई ऐसा केस हो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन रेस्पिरेशन तो करना है, एनर्जी तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑब्टेन करनी है, तो फिर हमारे पास सेल क्या जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाता है। यानी कि जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है कि या तो अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। चलिए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ये जो एनर्जी आती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ग्लूकोज में, जब वो टूटता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो ब्रेकडाउन, बेसिकली अगर हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़े तो हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? बेसिकली वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रही हो, वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, इसको ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहा जाता है? बेसिकली हम अगर देखें ना, ये जो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है किसमें? पायरोवेट में। फिर उसके बाद या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाता है, जो कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, और या तो ये हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होता है, जो कि होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो मेन जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पर आते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में मैं बता दूं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोसोल में जो है वो हो रहा होता है, उसके सारे एंजाइम साइटोसोल में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है। तो 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट होता है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी कि हमारे पास इस ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप आके लगता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आके लगता है? एटीपी चेंज होता है एडीपी में, और हमारे पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली जो है वो एक यहाँ पर आकर लग जाता है ग्लूकोज में। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर आइसोमरेज रिएक्शन होता है। आइसोमरेज क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये उसका ही आइसोमर है। 6 कार्बन कंटेनिंग ही होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, ये कीटो शुगर है, ये एल्डोज शुगर है। अच्छा, फ्रक्टोज के बाद हमारे पास क्या होता है? फ्रक्टोज में एक और फॉस्फेट आकर लगता है। अब ये जो फॉस्फेट आकर लगता है, ये हमारे पास 1 पर आके लग जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, और वो फॉस्फेट ग्रुप भी कहाँ से आएगा? वो एटीपी हमारा चेंज होता है एडीपी में, और एक फॉस्फेट यहाँ पर आकर लग जाता है। अच्छा, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है या बाइफॉस्फेट है, बेसिकली ये हमारे पास जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ये फौरन टूट जाता है किसमें? तीन कार्बन के एटम में। यानी कि यहाँ हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये मॉलिक्यूल अलग। अच्छा, सबसे पहले ना हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। ये जो 3 कार्बन का है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास दोबारा आइसोमर रिएक्शन की तरफ जाता है, और हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनाता है। तो यानी कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके आ गए? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अच्छा, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना हमारा, ये हमारा कहलाता है प्रिपरेटरी फेज।
ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास बेसिकली दो फेस होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेस और एक ऑक्सीडेटिव फेस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्रिपरेशन हुई है ट्रायोज शुगर की, 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर की। अब क्या होता है आगे, आगे हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकली, जिसकी वजह से ये NAD जो है वो, NAP जो है वो बेसिकली NADP हमारे पास चेंज हो जाता है किसमें, NADPH में। दो मॉलिक्यूल है, इसकी एक हाइड्रोजन इसमें जाएगी और इसकी भी एक हाइड्रोजन इसमें जाएगी, तो दो NADPH हमारे पास बनते हैं। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये बन जाता है डायफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर एक एक फॉस्फेट ग्रुप भी आकर लगता है। अब बेसिकली ये जो डायफॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारे पास जो है वो फिर कन्वर्ट होता है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अच्छा, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें क्या हुआ बेसिकली, एक एक फॉस्फेट ग्रुप दोनों का निकलता है और एडीपी चेंज हो जाता है एटीपी पे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एनर्जी बनी है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हुई थी, यहाँ पर एनर्जी बनी है। अब बेसिकली हमारे पास दो मॉलिक्यूल किसके मौजूद है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास फर्दर जो है वो किसमें जाता है, चेंज होता है, एक तरीके से आइसोमरेज रिएक्शन होता है, आइसोमेरिज्म रिएक्शन होता है, और ये चेंज हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, यानी कि हमारे पास दूसरे पर कार्बन वो फॉस्फेट ग्रुप आकर लग जाता है। फिर दोबारा हमारे पास जो है वो ये फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, एटीपी जो है वो एडीपी चेंज होता है एटीपी में, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो देखा जाए तो एडीपी चेंज इनटू एटीपी। तो दो मॉलिक्यूल जो है वो एडीपी के, दो मॉलिक्यूल एटीपी बनाते हैं। देन हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, पायरोवेट बन जाता है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हमारे पास किस चीज का है, ग्लाइकोलिसिस का। पायरोवेट बन गया, दो मॉलिक्यूल पायरोवेट के बन गए। अब फर्दर हमारे पास मैंने आपको कहा कि एनएरोबिक भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक में हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होता है और एक में हमारे पास इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है वो मैं बता दूं। जैसे हमारे पास है ये C3H4O3, ये दो मॉलिक्यूल हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पास NADPH है, ये यूटिलाइज हो जाता है और इसमें से जो है वो H दोबारा निकल जाता है, और H निकलता है तो ये NADP हो गया। ठीक है, और ये दोनों H मॉलिक्यूल यहाँ आ जाते हैं तो ये बन जाता है C3H6O3। ठीक है, ये यहाँ पर आने के बाद बेसिकली हमारे पास ये बन जाता है टोटल, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, एक में अल्कोहल बनता है, तो ये हमारा बन गया लैक्टिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि पायरोवेट चेंज होता है अल्कोहल में। ये दो स्टेप है, इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास ये जो C3H4O3 है, ठीक है, इसमें से निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर हमारे पास बनता है एसाइल कोए। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास फर्दर रिएक्शन की तरफ जाता है और हमारे पास अल्कोहल फॉर्म करता है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये बनता है इस तरीके से। ठीक है, और फिर फर्दर ये हमारे पास जाता है आगे और अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये हमारे पास टोटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन आती है कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस हुई है, और वो ग्लाइकोलिसिस फिर जो है वो हमारे पास या तो लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है या तो ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल फॉर्म करती है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।